से। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी सुनसान सड़क से, जहां दो बसें बर्फ से ढके रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ये बसें हार्मोनी सिटी की तरफ जा रही थीं, एक ऐसा शहर जहां लोग बस किसी तरह बच निकलना चाहते थे। पीछे जो हुआ था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर को निगल लिया था। बस के अंदर माहौल भारी था, हर चेहरा डरा हुआ। कोई चुपचाप बैठा, कोई खिड़की से बाहर झांकता। सुरक्षा के लिए 2 आर्मी सोल्जर्स भी मौजूद थे। उसी बस में एमा बैठी थी, अपनी छोटी बेटी लू को सीने से लगाए। लू लगातार रो रही थी और एमा उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक आगे चल रही बस रुक जाती है। बस में बैठा एक सोल्जर नीचे उतरता है हालात देखने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं आता। अब दूसरा सोल्जर बेचैन होकर नीचे जाता है। कुछ ही पलों बाद वही सोल्जर उस पर टूट पड़ता है और फिर वो दरवाजा खोलकर बस के अंदर घुस आता है। अंदर अफरा तफरी मच जाती है। तभी जैक और पैट्रिक, जो पास ही बैठे थे, तुरंत आगे बढ़ते हैं। दोनों मिलकर उस हमलावर को धक्का देते हैं और बस से बाहर फेंक देते हैं। दरवाजा झट से बंद कर दिया जाता है। जैक और पैट्रिक दोनों पुराने दोस्त थे और पैट्रिक एमा का पति। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने थी। बस में किसी के पास ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर जैक फैसला करता है। वो बस से बाहर जाता है उस गिरे हुए सोल्जर की गन उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, वो सोल्जर अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। वो सीधे जैक पर हमला कर देता है। कुछ सेकंड की जद्दोजहद और फिर जैक अपनी पिस्टल से उसे खत्म कर देता है। पर इस दौरान बस का दरवाजा खुला रह जाता है और बस में एक एक करके कई ज़ॉम्बीज़ घुसने लगते हैं। अब हर तरफ सिर्फ चीखें थीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई बाहर कूद रहा था, कोई सीटों के बीच छुपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर का मंजर भी अलग नहीं था। वहां भी दर्जनों ज़ॉम्बीज़ इंतजार कर रहे थे। हर तरफ भगदड़, हर तरफ डर। इसी बीच एमा अपनी बेटी को लेकर एक खड़ी कार में छुप जाती है। कुछ पल के लिए सब शांत लगता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक कार पर हमला कर देता है। एमा फंस जाती है और ठीक उसी वक्त जैक वहां पहुंचता है। वो बिना देर के उस ज़ॉम्बी को मार गिराता है और दोनों को बचा लेता है। लेकिन राहत ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जल्द ही जैक और पैट्रिक को पता चलता है एमा को उस ज़ॉम्बी ने काट लिया था और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। कट टू 9 साल बाद। अब वही इलाका पूरी तरह बर्फ से ढका एक सुनसान शहर बन चुका था। जगह जगह वीरानी और अजीब सी खामोशी। इस खामोशी के बीच पैट्रिक दिखता है, जो एक घोड़े का शिकार कर चुका था और उसे घसीटते हुए अपने ठिकाने की तरफ लौट रहा था। दूसरी तरफ अब लू जैक के साथ रह रही थी और उनकी दुनिया अब सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित रह गई थी। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। लू अब 9 साल की हो चुकी थी। जैक और पैट्रिक दोनों पास पास रहते थे, पड़ोसी जैसे। लेकिन एक बात लू नहीं जानती। उसे लगता था जैक ही उसका पिता है, जबकि असल सच कुछ और था। उसका असली पिता पैट्रिक था। उधर पैट्रिक अकेले अपने घर में उस घोड़े के मांस से खाना बना रहा था। साथ में उसका कुत्ता, वही उसका एकमात्र साथी। खाना तैयार होता तो दोनों साथ बैठकर खा लेते। घर में सन्नाटा इतना गहरा रहता कि पैट्रिक अक्सर अपने रेडियो पर खुद से ही बातें करता रहता। दूसरी तरफ जैक और लू की जिंदगी थोड़ी अलग चल रही थी। दोनों साथ रहते और एक छोटी सी शॉप से सामान लाकर अपना गुजारा कर लेते। सुबह का वक्त लू उठते ही उस कुत्ते के लिए बिस्किट लेकर आती, जो असल में पैट्रिक का था। वो उसके साथ खेलती, जैसे उसे हर चीज से बेखबर रखा गया हो। इधर जैक बाहर खड़ा अपनी राइफल से निशाना लगा रहा होता। तभी लू उत्साह में बोलती, मैं भी ट्राई करूं। जैक बिना सोचे मना कर देता। उसकी आवाज में सख्ती साफ महसूस होती। शाम ढलती है और रात धीरे धीरे उतर आती है। जैक एक छोटा सा बॉक्स लू को देता है। अंदर उसकी माँ की पुरानी चीजें रखी होती हैं। लू उन्हें देखकर खुश हो जाती है, जैसे उसे अपनी माँ की कोई झलक मिल गई हो। तभी बाहर से हल्की सी आवाज आती है। असल में वो एक गाना था, लू के बर्थडे का। पैट्रिक ने दूर से ही अपने स्पीकर पर वो गाना चलाया था और उसके लिए एक छोटा सा केक भी बनाया था। लेकिन वो जानता था जैक उसे अपने घर के पास भी नहीं आने देगा, इसलिए वो केक अपने कुत्ते को खिला देता है। रात गहराती है। जैक और लू आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक धीरे से उसे बताता है, जब वो बहुत छोटी थी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। लू कुछ पल चुप रहती है, फिर एक मासूम सवाल पूछती है, क्या सच में मॉन्स्टर्स होते हैं? जैक हल्का सा रुकता है, फिर कहता है, नहीं, ठंड ने सबको खत्म कर दिया। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात के बीच लू अचानक एक डरावने ख्वाब से जाग जाती है। उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है और वहां एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। लू घबरा जाती है, चुपचाप भागकर एक कोने में फिर बेड के नीचे छुप जाती है। सुबह होती है। जैक उठता है और लू को बेड पर नहीं पाता। वो तुरंत पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में उसे लू बेड के नीचे छुपी हुई मिलती है। जैक झुककर पूछता है, यहाँ क्यों छुपी हो? लू डर से कांपती आवाज में बताती है, मैंने रात को मॉन्स्टर देखा। जैक लू की बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, शायद कोई सपना रहा होगा। ठंड में सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके। लेकिन लू मानने को तैयार नहीं होती।
वो उल्टा सवाल कर देती है, अगर सब खत्म हो गए तो आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देते? घर को हमेशा लॉक क्यों रखते हो? जैक चुप रह जाता है। उसके पास जवाब होता भी तो वो बताना नहीं चाहता। कुछ देर बाद लू बिस्किट लेकर बाहर जाती है। उस कुत्ते के लिए जिससे उसे लगाव हो गया था। वहीं उसकी मुलाकात पैट्रिक से हो जाती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बात शुरू ही होती है। तभी जैक वहां पहुंच जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में पैट्रिक से कहता है, लू से दूर रहो और अपना डॉग लेकर यहां से निकल जाओ। पैट्रिक बिना बहस किए पीछे हट जाता है, डॉग को साथ लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक छोड़ी हुई शॉप पर पहुंचता है जहां से वो अपने लिए कुछ सामान उठाने लगता है। तभी उसकी नजर दूर जाती है। एक लोमड़ी और उस पर झुका हुआ एक ज़ॉम्बी। पैट्रिक का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो बिना देर किए भागता है। भागते भागते अचानक एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब होश आता है, आंख खुलते ही सामने वही ज़ॉम्बी खड़ा दिखता है। उधर जैक लू को गन चलाना सिखा रहा होता है। तभी गोली की आवाज गूंजती है। जैक तुरंत समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो भागता हुआ उस दिशा में निकल पड़ता है। इधर पैट्रिक किसी तरह खुद को संभालते हुए जैक को चेतावनी देता है, पास मत आना, बचकर रहो। लेकिन ज़ॉम्बी फिर से उस पर टूट पड़ता है। जैक तुरंत लू को चिल्लाकर कहता है, अंदर जाओ अभी। लू दौड़कर घर के अंदर चली जाती है। बाहर हालात बिगड़ते जा रहे थे। जैक सामने खड़ा था, गन हाथ में, लेकिन ट्रिगर दबाने से रुक जाता है और उसी झिझक में ज़ॉम्बी पैट्रिक को काट लेता है। तभी अचानक पैट्रिक का डॉग दौड़कर आता है। वो ज़ॉम्बी को पीछे खींच देता है। कुछ पल के लिए पैट्रिक बच जाता है, लेकिन अगला ही पल ज़ॉम्बी उस डॉग पर हमला कर देता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। अब पैट्रिक गुस्से में फायर करता है। गोली चलते ही ज़ॉम्बी वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ लू ये सब देख चुकी होती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। वो जैक से नाराज हो जाती है क्योंकि उसने वक्त पर गोली नहीं चलाई और जिस डॉग से वो जुड़ गई थी वो मर गया। उधर पैट्रिक अपने डॉग की लाश को उठाकर घर ले आता है। वो बैठकर अपने हाथ को देखता है जहां ज़ॉम्बी ने काटा था। कुछ पल के लिए वो खुद को खत्म करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे एमा याद आती है। वो पल जब एमा भी इन्फेक्ट हो गई थी और उसे बचाने के लिए पैट्रिक को उसका हाथ काटना पड़ा था। याद आते ही उसकी उंगली ट्रिगर से हट जाती है। वो खुद को मार नहीं पाता। तभी रेडियो में आवाज गूंजती है। कोई अजनबी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। तुम कहाँ हो? पैट्रिक धीमी आवाज में जवाब देता है, हारमोनी। फिर वो बताता है उसे काट लिया गया है। उधर से सवाल आता है, कोई मदद नहीं मिली? पैट्रिक थोड़ा रुक कर कहता है, जैक था वहां। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर आवाज आती है, उसने गलती की, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह जैक अपने घर के हर दरवाजे और खिड़की को मजबूत कर रहा होता है। लकड़ियों से सब कुछ बंद कर देता है जैसे किसी बड़े खतरे का इंतजार हो। तभी उसकी नजर पैट्रिक पर पड़ती है जो अभी तक जिंदा था और ज़ॉम्बी नहीं बना था। जैक हैरान रह जाता है। उधर लू अपनी माँ के लिए फूल लाने की जिद करती है। जैक साफ मना करता है, बाहर जाना सुरक्षित नहीं। लेकिन लू अड़ जाती है, मैं खुद ले आऊंगी। आखिरकार जैक मान जाता है और खुद फूल लेने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक गिरा हुआ गिफ्ट मिलता है जो शायद पैट्रिक ने लू के लिए रखा था। जैक उसे उठाता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर पर उसे एक सुनसान घर दिखता है। अंदर जाता है, चारों तरफ खालीपन, लेकिन उसे कुछ फूल मिल जाते हैं। उधर पैट्रिक अपने घर में बैठा होता है। तभी रेडियो फिर चालू होता है। वही अजनबी आवाज। इस बार वो कहता है, जैक को खत्म कर दो, उसने तुम्हारी मदद नहीं की। पैट्रिक चुप बैठा रहता है जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई शुरू हो गई हो। लेकिन पैट्रिक उस अजनबी की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। वो चुपचाप रेडियो बंद कर देता है जैसे फैसला ले चुका हो। उधर जैक वापस घर लौटता है और लू को वो फूल देता है जो वो उसके लिए लेकर आया था। फूल देखते ही लू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कुछ फूल अपनी माँ की तस्वीर के पास रखती है और बाकी लेकर बाहर निकल जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उस जगह पहुंचती है जहां डॉग को दफनाया गया था। वो चुपचाप फूल वहां रख देती है। उसी पल पीछे से हल्की सी आहट आती है। लू मुड़ती भी नहीं और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। लू घबरा जाती है, लेकिन अगले ही सेकंड जैक वहां पहुंच जाता है। वो बिना रुके उस ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जैक भी बुरी तरह चोट खा जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो उस ज़ॉम्बी को काबू में कर लेता है और लगातार वॉर करके उसे बेहोश कर देता है। जैक तुरंत लू के पास भागता है। तभी वो ज़ॉम्बी फिर से उठने लगता है और पीछे से हमला करने ही वाला होता है। उसी वक्त गोली चलती है। पैट्रिक आ चुका था। उसकी एक गोली और ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। रात हो चुकी थी। कुछ देर बाद जैक को होश आता है। वो उठता है, लेकिन लू उसे घर में नहीं मिलती। घबराकर वो सीधे पैट्रिक के घर की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर जो देखता है, पैट्रिक ने उस ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ रखा था। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे और उसे बांध कर रखा गया था। पैट्रिक धीरे धीरे सारी बात समझाता है। हम सोचते थे ठंड इन्हें खत्म कर देती है, लेकिन अब ये ठंड में भी जीना सीख चुके। वो आगे बताता है, ये अब ठीक से देख नहीं पाते, लेकिन सुनने की ताकत बहुत तेज हो चुकी। फिर वो अपने हाथ की तरफ इशारा करता है।
जहां उसे काटा गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ, शायद हम लोग नेचुरली इम्यून हैं, अब इनके काटने से भी फर्क नहीं पड़ता। जैक ये सब सुनता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। लू अभी तक नहीं मिली थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है। लू बाहर आती है। उसे देखते ही जैक राहत की सांस लेता है और तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है। फिर दोनों वापस घर लौट जाते हैं। रात गहराती है। उधर पैट्रिक अपने घर में अकेला बैठा होता है। तभी रेडियो से एक जानी पहचानी आवाज आती है। इस बार वो लू होती है। वो मासूमियत से उसे अगले दिन डिनर के लिए बुलाती है। अगली रात पैट्रिक उनके घर पहुंचता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा बदला हुआ दिखता है, अपनी हालत छुपाने की कोशिश करता हुआ। लू उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर भी खुश होकर उसके गले लग जाती है। जैक भी चुपचाप सब देखता है और वो गिफ्ट उसे दे देता है जो उसे रास्ते में मिला था। पैट्रिक वही गिफ्ट लू को देता है। लू की खुशी और बढ़ जाती है। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर डिनर करते हैं। खाने के बाद पैट्रिक लू को कहानियां सुनाता है और सुनते सुनते लू उसकी गोद में ही सो जाती है। कमरे में एक पल के लिए शांति छा जाती है। तभी जैक धीरे से कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए इन ज़ॉम्बी से बचने के लिए। पैट्रिक बिना सोचे जवाब देता है, मैं साथ हूं, जो करना होगा करेंगे। फिर वो एक और बात बताता है, मेरे पास एक ट्रक है, अगर सही प्लान बना तो हम यहां से निकल सकते हैं। लेकिन जैक पैट्रिक की बात मानने से मना कर देता है। वो साफ कहता है, यही ठीक है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पैट्रिक कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे लौटती है। फ्लैशबैक में दिखता है पैट्रिक अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसकी हालत देखकर समझ आता है वो खुद को भूलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सका, उसे ज़ॉम्बी बनने से रोक नहीं पाया। तभी जैक वहां आता है। उसे इस हालत में देखकर गुस्सा आ जाता है। वो पैट्रिक पर हाथ उठा देता है। उसी दौरान छोटी लू एक कोने में अकेली रो रही होती है। जैक उसे उठाता है और अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जैक, लू और पैट्रिक फिर साथ दिखते हैं। तीनों एक पुरानी शॉप पर पहुंचते हैं जहां से पहले वो राशन लिया करते थे। सामान लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, लू की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो दूर खड़ी होती है, डरी हुई, कमजोर सी। पैट्रिक धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन वो और ज्यादा घबरा जाती है। आखिरकार पैट्रिक उसे अपने घर ले आता है। घर में दूसरी लड़की को देखकर लू पहली बार अपने जैसी किसी को देखकर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है। वो धीरे धीरे अपनी कहानी बताती है। पिछले 1 साल से वो इसी इलाके में छुपकर जी रही थी। उसके माता पिता और उसका भाई भी साथ थे, लेकिन भागते वक्त सब ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो गए। अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। लड़की चौकन्नी हो जाती है। वो तुरंत पैट्रिक की गन उठाती है और बाहर निकलती है। जैसे ही ज़ॉम्बी सामने आता है, वो सीधे उसके सिर पर निशाना लगाती है। एक ही गोली और ज़ॉम्बी खत्म। यहीं से एक जरूरी बात समझ आती है, हेडशॉट ही इनका असली अंत करता है। लेकिन मरते वक्त वो ज़ॉम्बी जोर से आवाज निकाल देता है और वही आवाज बाकी ज़ॉम्बीज़ को बुला लेती है। अब खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। जैक और पैट्रिक तुरंत घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगते हैं। जो भी हथियार मिलते हैं सब तैयार कर लेते हैं। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ घर के चारों तरफ जमा होने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख जैक लू को बेसमेंट में छुपा देता है, दरवाजा बंद, ताकि वो सुरक्षित रहे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ अब अंदर घुसने लगते हैं हर कोने से। इसी बीच एक ज़ॉम्बी बेसमेंट तक पहुंच जाता है। पैट्रिक बिना सोचे दरवाजा खोलता है लू को बचाने के लिए, और उसी पल वो खुद खतरे में आ जाता है। उधर जैक लगातार फायर कर रहा होता है। एक एक करके ज़ॉम्बीज़ गिरते जा रहे थे। तभी वो लड़की एक अलग तरीका अपनाती है। वो घर में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर चला देती है। तेज आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज़ तड़पने लगते हैं, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की भी उन्हें खत्म करने लगती है। अब तीनों मिलकर लड़ रहे थे। इसी बीच लू रेडियो के पास पहुंचती है। उसे एक मैसेज सुनाई देता है, स्प्रिंग फॉल, एक सुरक्षित जगह जहां इनसे बचा जा सकता है। लेकिन तभी म्यूजिक अचानक बंद हो जाता है। जनरेटर का फ्यूल खत्म हो चुका था, और जैसे ही आवाज बंद होती है, ज़ॉम्बीज़ फिर से एक्टिव हो जाते हैं। घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। लू जल्दी से सबको बताती है, रेडियो में कहा स्प्रिंग फॉल सेफ है, यहां से करीब 50 मील दूर। पैट्रिक तुरंत प्लान बनाता है। वो जैक से कहता है, मैं इन्हें दूसरी तरफ खींचता हूं, तुम लोग रास्ता साफ होते ही ट्रक तक पहुंच जाना, लेकिन स्टार्ट मत करना जब तक मैं सिग्नल ना दूं। फिर वो एक फ्लेयर उठाता है और जाने से पहले लू से मुस्कुरा कर कहता है, आज जो भी हो रात को ब्रश करके सोना, ठीक। एक छोटा सा पल, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। इसके बाद पैट्रिक फ्लेयर और गन लेकर बाहर निकल जाता है। वो जानबूझकर शोर करता है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आ जाएं। उधर मौका देखकर जैक, लू और वो लड़की घर से निकलते हैं और ट्रक की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर पैट्रिक चारों तरफ से घिर चुका था। ज़ॉम्बीज़ लगातार उस पर टूट पड़ते हैं और उसे कई बार काट लेते हैं। फिर अचानक वहां गिरा हुआ फ्यूल आग पकड़ लेता है। एक जोरदार धमाका होता है और उसी आग में पैट्रिक भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जैक ट्रक लेकर हारमोनी से दूर निकल चुका था। कुछ देर बाद वो गाड़ी रोकता है। सामने एक नया सूरज उग रहा था। ठंडी खामोश दुनिया में
पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण दिखती है और यहीं कहानी खत्म हो जाती है।